वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में हम एक एनबीएफसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो एनबीएफसी के ग्रॉस लेवल के या जो एनपीएज है वो जीरो है और जो कॉस्ट टू इनकम है वो सिर्फ 15% का है। यदि आप एचडीएफसी बैंक को ही कंपेयर करोगे तो उनका जो कॉस्ट टू इनकम है वो लगभग 39% का है। तो ये जो एनबीएफसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इनका Q3 का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। उन्होंने काफ़ी जो लोन बुक है उसमें भी ग्रो किया, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रो किया एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 120 करोड़ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट फॉर 2026। तो ये जो एनबीएफसी या बैंकिंग का जो सेक्टर है या जिसको लेंडिंग का सेक्टर कहा जाता है, तो इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं ये जो सेक्टर में की जो टर्म्स होती है उसको भी आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जैसे कि कॉस्ट टू इनकम रेशो क्या होता है या ग्रॉस एनपीएस क्या होते हैं या क्रेडिट कॉस्ट क्या होती है। इसके अलावा कोई भी बैंकिंग या एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल कैसे वर्क होता है, या इसके अलावा हम आरओई क्या होता है या आरओए क्या होता है बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही काफी जो डिटेल वीडियोस है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद कोई भी बैंक या एनबीएफसी का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है। तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी का सिंपली बिजनेस मॉडल क्या होता है, वो किसी से जो पैसे है वो बोरो करती है या उधार लेती है और किसी को वो पैसे बेसिकली उधार देती है, और ये दोनों में जो डिफरेंस होता है उसमें वो उनके मार्जिन अर्न करते हैं। ये कोई भी बैंक या एनबीएफसी का सिंपलेस्ट वे में उनका जो बिजनेस है उसका एक्सप्लेनेशन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली आप देखोगे तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है बैंक की, या जहां से वो उधार लेते हैं उनके अलग अलग कस्टमर से, बेसिकली यदि आप देखोगे तो वो कम होता है बैंक के केस में कंपेयर टू एनबीएफसी। क्योंकि बैंक के केस में क्या आ जाता है कि जो डिपॉजिटर्स है वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, विच इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एनबीएफसी। और ये स्पेसिफिक रेशो को कासा रेशो कहा जाता है, यानी टोटल करंट और सेविंग अकाउंट के कितने डिपॉजिट्स है कंपेयर टू देयर टोटल डिपॉजिट्स। और इसी वजह से कोई एक बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यदि आप देखोगे तो वो कम होती है कंपेयर टू कोई भी एक एनबीएफसी, बिकॉज एनबीएफसी के केस में मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी जो होती है वो बेसिकली बोरो करती है बैंक से। इसीलिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द बैंक्स इज अबाउट 4 to 5 या 6% कंपेयर टू यदि आप एनबीएफसी के केस में देखोगे तो लगभग वो 8% टू मे बी 12% या कोई केसेस में 12% से भी ज्यादा होती है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनी बैंक एंड एनी एनबीएफसी। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट रेशो विच इज द कॉस्ट टू इनकम रेशो। तो कॉस्ट टू इनकम में यदि आप देखोगे तो जो भी बैंक या एनबीएफसी सपोज 100 रुपीज का अर्निंग करती है तो उसके सामने वो कितना स्पेंड करती है फॉर देयर डिफरेंट एक्सपेंसेस। तो यदि आप कॉस्ट टू इनकम का बेसिक फॉर्मूला देखोगे तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम आता है। तो ऑपरेटिंग इनकम में क्या होता है, बेसिकली नेट इंटरेस्ट इनकम जो रहता है दैट इज द ऑपरेटिंग इनकम। इसके अलावा कुछ फी बेस्ड इनकम रहेगा दैट आल्सो एड्स इनटू द ऑपरेटिंग इनकम। और इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है कि जो ब्रांच सेटअप करने के अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, या कोई भी बैंक या एनबीएफसी के लिए मेजर जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज देयर एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं या जो कलेक्शन टीम होती है, या इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक टीम होती है, मेन जो कोर मैनेजमेंट होती है, ब्रांच हेड होते हैं, ये अलग अलग जो आप देखोगे तो दैट इज द ह्यूज कॉस्ट फॉर एनी बैंक और एनबीएफसी विच इज द एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट। इसके अलावा कोई भी बैंक या एनबीएफसी के लिए मेजर और एक जो कॉस्ट होती है दैट इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉस्ट। और जो कंपनी के बारे में या जो एनबीएफसी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें यदि आप देखो तो वो होल कंपनी में सिर्फ 70 या 80 एम्प्लॉइज है एंड उससे वो लगभग 120 करोड़ का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पोस्ट कर रहे हैं। इसके कंपैरिजन में उनका कॉस्ट टू इनकम यदि आप देखोगे तो वो सिर्फ 15% का है कंपेयर टू जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में, जो एचडीएफसी बैंक है उसका कॉस्ट टू इनकम लगभग 39% का है, विच इज मोर देन डबल ऑफ दिस एनबीएफसी। बिकॉज ये एनबीएफसी का जो फोकस है दैट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जो बेसिकली डिसबर्समेंट हो रहे हैं या जो ये कंपनी लोन दे रही है दैट इज कोर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। और इसी वजह से उनका कॉस्ट टू इनकम कम है और एम्प्लॉय काउंट भी काफी कम है। ये कंपनी के कोई भी ब्रांचेस नहीं है। और इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंगली अब तक ये कंपनी ने लगभग 50,000 करोड़ के लोन्स जो है उसको डिसबर्स किया है।
और कोई भी एनपीए नहीं हुआ है, यानी 0 एनपीए की कंपनी है। तो यदि आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी को डिटेल में समझना है, उनके स्ट्रेंथ को समझना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि वो कंपनी के या वो बैंक के क्या ग्रॉस और नेट लेवल के एनपीएस है। और इसके अलावा आपको क्रेडिट कॉस्ट भी देखना है। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है कि आगे जाके फ्यूचर में सपोज कुछ यहाँ पर लोन्स में डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके रिलेटेड बैंक या एनबीएफसी ने कितने ऐसे फंड जो है वो एक सेपरेटली रखे हैं ताकि उनके बैलेंस शीट पे यहाँ पर स्ट्रेस ना आए। तो जो स्मॉल कैप एनबीएफसी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है एसजी फिनसर्व। तो पहले हम एसजी फिनसर्व का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये जो एनबीएफसी है, दे आर बेसिकली इनटू सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। तो इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूं ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप देखो तो सपोज महिंद्रा करके कंपनी है विच आर इनटू कार मैन्युफैक्चरिंग एंड और जो डिफरेंट कार्स है उनका सेलिंग करती है। और महिंद्रा के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी महिंद्रा अलग अलग कार्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, वो डीलर्स को ये जो उनके जो अलग अलग मॉडल्स है वो यहाँ पे डीलरशिप्स में आते हैं एंड देन डीलर्स बेसिकली गिव इट टू द रिटेलर्स एंड रिटेलर्स के बाद में आप देखो तो जो कस्टमर है वो यहाँ पर वो जो कार्स है वो बाय करता है। कस्टमर जो पैसा है वो रिटेलर को देता है, रिटेलर जो है वो डीलर को देता है एंड डीलर जो है वो बेसिकली महिंद्रा को देता है। बट ये जो सप्लाई चेन है वो इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आता है। बट सपोज महिंद्रा जैसी कंपनीज को जो वो इन्वेंट्री दिया है उन्होंने डीलर्स को, उसके अगेंस्ट रिसीवेबल्स का रिस्क नहीं लेना है, तो वो केस में महिंद्रा एसजी फिनसर्व जैसे जो फाइनेंसर होते हैं या बैंक्स होते हैं वो बेसिकली उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये केस में क्या हो जाता है कि जो इन्वेंट्री है वो महिंद्रा से डीलर को चली जाती है एंड एट द सेम टाइम एसजी फिनसर्व जो है वो यहाँ पर महिंद्रा को पेमेंट करती है। तो डीलर आप देखोगे तो डायरेक्टली महिंद्रा को पेमेंट नहीं करता है। डीलर यदि आप देखो तो वो इन्वेंटरी पास ऑन करेगा रिटेलर को, रिटेलर वो कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर से यहाँ से पेमेंट आएगा रिटेलर को, रिटेलर से ये जो पेमेंट है वो डीलर को आएगा एंड देन डीलर विल पे बैक टू एसजी फिनसर्व इंस्टेड ऑफ पेइंग टू महिंद्रा बिकॉज एसजी फिनसर्व ने महिंद्रा को पहले पे किया है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट मॉडल होता है और यहाँ पर ही उन्होंने उनका जो नीश है वो आइडेंटिफाई किया है। और ये जो सारा सप्लाई चेन का बेसिकली कंसेप्ट है, इट इज अ वेरी शॉर्ट टेन्योर के जो लोन्स होते हैं, जनरली 20 to 30 डेज के जो लोन्स होते हैं उसमें ही ये काम करते हैं। तो यदि आप करंटली देखोगे एंड ऑफ द Q3 2026 तो उनकी जो लोन बुक है वो लगभग 3200 करोड़ के आसपास है। जो एवरेज लोन बुक है वो लगभग 2920 करोड़ के आसपास है। बट मोर इम्पोर्टेंटली इन लास्ट फ्यू इयर्स, ये रिसेंट कंपनी है, एपीएल अपोलो का ही आप देखो तो सिस्टर कंसर्न है, तो लास्ट 2-3 इयर्स में उन्होंने टोटल जो लोन्स जो है वो डिस्बर्स किए हैं वो लगभग 50,000 करोड़ के लोन्स उन्होंने डिस्बर्स किए हैं। बिकॉज ये जो सारे लोन्स है मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि दे आर वेरी शॉर्ट टेन्योर लोन्स 20 to 30 डेज के। तो यहाँ पर काफी फास्ट बेसिकली जो साइकिल है वो रन होती है और ये सारे प्रोसेस में कलेक्शन एंड लेंडिंग के उन्होंने कोई भी एनपीए नहीं किया है, विच इज द वेरी कमेंडेबल थिंग बिकॉज ये कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज अ टेक ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। यानी सपोज महिंद्रा रात को 2 बजे भी कोई इनवॉइस जनरेट करता है तो 2:30 तक उनको बेसिकली ये जो पेमेंट है वो मिल जाता है। कंपनी ने उनके कॉन कॉल में ये कंसेप्ट भी बताई थी। तो बेसिकली यहाँ पर फास्ट डिसबर्समेंट होता है और इसके अलावा उनके राइट कलेक्शन मैकेनिज्म्स भी है। हम आगे जाके इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब वेरी शॉर्ट टाइम में कंपनी यहाँ पर डिसबर्स कर पा रही है। तो यहाँ पर कंपनी के रिस्क मिटिगेशन के लिए क्या क्या चेकलिस्ट है वो भी हम देख लेंगे और आगे जाके फिर उनके जो बाकी फाइनेंशियल्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ने आगे जाके क्या गाइडेंस दिया है FY27 एंड FY30 तक का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये जो वीडियो है वो एंड तक देखिए। तो यदि आप देखो तो जो एसजी फिनसर्व है वो ऐसे ही एंकर्स या जो OEMs है इनके साथ टाइप करती है जो बेसिकली काफी बड़े साइज के हैं, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और प्रोडक्ट्स को ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता है उनके डीलर्स और बाद में रिटेलर्स की तरफ। यदि आप देखोगे तो उनके क्लाइंट्स में महिंद्रा हो गया, टाटा स्टील हो गया, या इसके अलावा उनका जो मेन कंपनी है एपीएल अपोलो जिससे लगभग उनके 30 to 40% के रेवेन्यूज आते हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने काफी अलग अलग जो कंपनीज है उनके पोर्टफोलियो में रिसेंटली ऐड की है, जिसमें यदि आप देखो तो अदानी भी है या JSW है। तो काफी बड़ी कंपनीज बेसिकली आप देखोगे तो डाइवर्स सेक्टर से उनके पोर्टफोलियो में है। MG को भी उन्होंने ऐड किया था यहाँ पर। तो आप देखो तो यहाँ पर बेसिकली देयर होल बेट इज आइडेंटिफाइंग अ राइट एंकर, बिकॉज राइट एंकर या राइट OEM को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद में क्या हो जाता है कि देन दोज OEMs विल गिव SG Finserv द लीड्स
ऑफ द गुड जो डीलर्स होते हैं या डीलर और एंकर के बीच में एटलीस्ट 3 to 5 years का एक यहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी एचडी फिनसर्व जो है वो डीलर को पर्टिकुलरली आप देखोगे तो वो ऑनबोर्ड करेगा। अदरवाइज जो नए डीलर्स हैं, एचडी फिनसर्व जनरली डोंट डील विद द न्यू डीलर्स। और कंपनी जब ये जो डीलर्स को ऑनबोर्ड करती है तभी उनके जो पर्सनल असेट्स है उनके प्रमोटर के, वो भी यहाँ पर आप देखोगे तो एज ए कोलैटरल लिखा जाता है, या इसके अलावा अलग अलग बेसिकली कोलैटरल्स रखे जाते हैं सो दैट इन एनी वर्स्ट केस दे कैन रिवोक दोज कोलैटरल्स। वो केसेस में यहाँ से कलेक्शन किया जा सकता है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सपोज महिंद्रा का कोई भी एक डीलर है और एट द सेम टाइम एचडी फिनसर्व का महिंद्रा जैसे जो ओईएम्स है उनके साथ भी आप देखोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसमें जनरली ये मेंशन किया जाता है कि सपोज जो डीलर है वो एचडी फिनसर्व को पेमेंट करना बंद कर देता है तो महिंद्रा बेसिकली विल स्टॉप एडिशनल इन्वेंट्री या एडिशनल जो भी गाड़ियां होगी वो ये डीलर को नहीं मिलेंगी। तो डीलर का बेसिकली इफ द बिजनेस विल बी एट द स्टेक, इन दैट केस जनरली दीज डीलर्स डोंट जनरली डिले ऑन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स। और इसी वजह से एचडी फिनसर्व के केस में यदि आप देखोगे तो अब तक 0 NPAs है, बिकॉज दे हैव सिलेक्टेड द राइट एंकर्स एंड एज वेल एज द राइट डीलर्स जिनका एंकर्स के साथ या ओईएम्स के साथ एक लॉन्ग टर्म से वो बिजनेस कर रहे हैं। अब तक यदि आप देखो तो कंपनी का जो लगभग 70% का लोन बुक है आउट ऑफ द टोटल लोन बुक वो डीलर फाइनेंसिंग के रिलेटेड ही है, चैनल फाइनेंसिंग भी यहाँ पर कहा जाता है इसको। बट आगे जाके वो जो रिटेल फाइनेंसिंग है वो भी करने वाले हैं। बट यहाँ पर भी उनका एक रिस्क मिटिगेशन ये है कि डीलर और जो रिटेलर है उसमें भी एक लॉन्ग टर्म का यहाँ पर रिलेशन होना चाहिए। और कुछ केसेस में यदि आप देखोगे देन जो एंकर होता है या ओईएम होता है उसका भी कंट्रोल होता है रिटेलर पे। यहाँ पर सपोज जो रिटेलर है इफ इट स्टॉप्स पेइंग टू एचडी फिनसर्व देन एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो डीलर है दे कैन स्टॉप पुशिंग द इन्वेंटरी टुवर्ड्स रिटेलर। और इसी वजह से क्या हो जाएगा कि देयर विल बी सम कंट्रोल टुवर्ड्स द इंक्रीमेंटल एनपीए। तो अब तक ये जो बेसिकली रिटेलर का मॉडल है उन्होंने शुरू नहीं किया है, दे आर फाइनेंसिंग अप टू द डीलर लेवल ओनली। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कंप्लीट जो वैल्यू चेन हमने देखा तो यहाँ पर एचडी फिनसर्व डायरेक्टली डोंट फाइनेंस टू डीलर्स। यहाँ पर जो एक्चुअली फंड्स का ट्रांसफर होता है दैट हैपन्स फ्रॉम द एचडी फिनसर्व टू द एंकर एंड देन द डीलर जो होता है दे एक्चुअली पेज बैक टू द एचडी फिनसर्व। एंड इसी तरीके से कंप्लीट जो मॉडल है वो यहाँ पर आप देखो तो जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। अभी हम कंपनी के थोड़े नंबर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आप 9 मंथ्स के नंबर्स देखोगे तो यहाँ पर 40% का इंक्रीज हुआ है उनके ग्रॉस डिसबर्समेंट्स में। लास्ट ईयर में लगभग उन्होंने 12,647 करोड़ के डिसबर्समेंट किए थे, उसके कंपैरिजन में 9 मंथ्स FY26 में वो इंक्रीज होकर 17,654 हुआ है। एट द सेम टाइम जो लोन बुक का यदि आप ग्रोथ देखोगे तो लास्ट ईयर में वो सिर्फ 1,568 करोड़ का लोन बुक था विच हैज इंक्रीज टू 3,210 करोड़। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो जनरली 2 तरीके की आपको लोन बुक्स दिखेगी। एक जो नंबर आपको मिलेगा वो लगभग 3,210 करोड़ का मिलेगा और जो दूसरा नंबर मिलेगा आपको वो लगभग 2,920 करोड़ का मिलेगा विच इज द एवरेज लोन बुक। तो यहाँ पर 3210 इज क्लोजिंग लोन बुक एट द एंड ऑफ Q3 2026 एंड जो एवरेज है वो कंप्लीट 90 डेज का दैट इज 2,920 करोड़। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग इनकम है दैट वाज 117 करोड़ इन लास्ट ईयर फर्स्ट 9 मंथ्स विच हैज इंक्रीज बाय 95% टू 229 करोड़। एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लास्ट ईयर 57 करोड़ का था, वो ये ईयर 85 करोड़ का हुआ है which is 49% increase in profit after tax। तो हिस्टोरिकली यदि आप देखो तो कंपनी को एक स्लाइट चैलेंज आया था, एक टाइप 2 रिलेटेड जो लाइसेंस है बेसिकली ये लोन्स डिसबर्स करने के लिए वो आरबीआई की तरफ से थोड़ा डिले हो गया था और इसीलिए उन्होंने उनका जो लोन बुक है वो स्केल डाउन किया था इन 2024 फ्रॉम मार्च टू सितंबर। यदि आप देखोगे तो मार्च में लगभग 1,600 करोड़ का उनका लोन बुक था which they have scaled down to 800 crores till September 2024 and again from that 800 crores loan book they have scaled it currently। आप यदि आप देखोगे तो लगभग 4 times scale किया है उन्होंने, 3,200 crores तक already they have reached। और इसके बाद में यदि आप देखोगे नेक्स्ट 2 years के लिए भी उनका एक अच्छा ग्रोथ का प्लान है एंड 2030 का उन्होंने जो गाइडेंस है वो थोड़ा यहाँ पर रीइटरेट किया है। कॉन कॉल में भी यदि आप देखो तो थोड़ा कंफ्यूजन था, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस वाज बिट हायर क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट का भी चेंज हुआ है। तो एक्चुअली आपको अंडरस्टैंड करना है कि करंटली क्या सिचुएशन है कंपनी की।
तो इनिशियली यदि आप देखो तो जो प्रीवियस मैनेजमेंट है उन्होंने जो गाइडेंस दिया था लोन बुक के ग्रोथ का वो 2026 तक लगभग 4,000 करोड़ का था, 2027 तक 6,000 करोड़ का था। तो यदि आप देखो तो ये जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो मेंटेन किया है नए मैनेजमेंट ने भी, बट आफ्टर 2027 या 2027 टू 2030 इसके बीच में यदि आप देखोगे तो वहां पर थोड़ा स्लो डाउन दिखाया है उन्होंने, बट यहाँ पर कुछ बेसिकली मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का इशू है। तो 6,000 करोड़ का जो टारगेट है 2027 तक, और उसके बाद में 2030 तक यदि आप देखोगे तो वो सिर्फ 7,500 करोड़ का है, यानी इंक्रीमेंटल एवरी ईयर सिर्फ 500 करोड़ जो यदि आप देखोगे तो लोन का डिसबर्समेंट होगा या यहाँ पर बेसिकली एडिशनल जो लोन बुक है उसका ग्रोथ होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स में, बट यदि आप प्रॉपर कॉन कॉल रीड करोगे तो मेरा पर्सनली ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैनेजमेंट जो है, जो नई मैनेजमेंट आई है वो थोड़ी कंजर्वेटिवली यहाँ पर गाइड कर रही है। मुझे लगता है कि एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो कंपनी का 2030 तक का एटलीस्ट 10,000 करोड़ की जो AUM है या जो लोन बुक है वो यहाँ पर रीच कर सकते हैं, बट इनिशियली टू सेटल डाउन दे आर टेकिंग सम मोर टाइम, या थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यहाँ पर वो दे रहे हैं या थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस मैनेजमेंट ले रही है। थोड़े कंजर्वेटिवली उन्होंने जो गाइडेंस है वो यहाँ पर गाइड किया है। FY27 तक का यहाँ पर कोई भी चैलेंज नहीं है करंटली। यदि आप देखोगे तो Q3 2026 का जो रिजल्ट आया था वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लोन बुक में भी ग्रोथ हुई है, उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ हुई है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी NBFC या बैंक में हम देखते हैं कि उनका NPA का कंट्रोल क्या है, कुछ स्लिपेजेस तो नहीं है या क्रेडिट कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं हुई है। तो ये केस में भी कंपनी का जो रोबस्ट बिजनेस मॉडल है, एक टेक ड्रिवन कंपनी है, अगेन दे हैव रीइटरेटेड कि यहाँ पर उनके कोई भी NPAs नहीं हुए है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो इन एनी NBFC और एनी बैंकिंग कंपनी। तो मुझे लगता है कि SG फिनसर्व के केस में मैनेजमेंट का फोकस NPA रिलेटेड ही आगे जाके भी रहता है, एंड दे कैन एबल टू एक्चुअली कंट्रोल दोज NPAs। तो वेरी नेचुरली जो ग्रोथ है वो आ सकती है, बिकॉज कोई बैंक या NBFC के केस में सिर्फ लोन बुक को ट्रैक करना may not be a very right decision या may not be a very right parameter। एक्चुअल में वो NBFC या बैंक यहाँ पर कितना NPAs यहाँ पर जनरेट कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तक यदि आप देखो तो SG फिनसर्व के केस में उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ के डिसबर्समेंट किए हैं, और जो NPA है वो एब्सोल्युटली जीरो है, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग। और इसी वजह से उन्होंने 2030 तक का जो PBT का टारगेट दिया है वो 500 करोड़ का दिया है। मुझे लगता है ये थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है, दे एक्चुअली कैन मैनेज मच बेटर कंपेयर टू जो गाइडेंस उन्होंने दिया है। तो अभी हम देख लेते हैं कि करंटली नए मैनेजमेंट ने बेसिकली 2026 का कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का क्या गाइडेंस दिया है, एंड 2030 तक का उन्होंने क्या गाइडेंस दिया है, एंड देन विल आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट कि कंपनी कौन कौन से नए वेंचर्स में यहाँ पे जाने का प्लान किया है, या आगे जाके उनका बेसिकली ये नए वेंचर्स रिलेटेड क्या विजन है। तो यदि आप देखो तो 2025 में उन्होंने लगभग 110 करोड़ का PBT किया था, which is expected to be about 160 करोड़ by 2026। अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर, आप देखो तो लगभग 40% के ऊपर का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी कर सकती है, एंड ऑलमोस्ट उन्होंने मैच भी किया है टिल 9 months ऑफ 2026। जो लेवरेज है यहाँ पर लास्ट ईयर लगभग 1.4 टाइम्स का लेवरेज था, और 2026 में लगभग 2 टाइम्स का लेवरेज होगा डेट टू इक्विटी का। तो ये जो लेवरेज का कंसेप्ट है आगे जाके मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो NBFC या बैंक के केस में ये जो लेवरेज है, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये लेवरेज बेसिकली क्या होता है। तो कोई भी बैंक या NBFC के केस में बेसिकली लेवरेज क्या होता है, तो ROE का यदि आप डूपॉन्ट देखोगे तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया जाता है। पहला आ जाता है कि मार्जिन्स क्या है, दूसरा आ जाता है कि असेट टर्न्स क्या है, और तीसरा जो ब्रेकअप है दैट इज लेवरेज। तो सपोज कोई भी NBFC या बैंक जो है वो उनका लेवरेज जो है वो इंक्रीज करती है, तो यहाँ पर नेचुरली ROE जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है। सिर्फ आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे या आप कितने क्विकली जो लोन से वो चर्न कर रहे हो यही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने कितना लेवरेज लिया है ये भी मैटर करता है। और जनरली आप लेवरेज का रेशो देखोगे वो 3 टाइम से 5 टाइम के आसपास होता है कोई एक पर्टिकुलर NBFC का। इन केस ऑफ SG फिनसर्व वो बहुत ही कंजर्वेटिवली यहाँ पर इनिशियली उन्होंने काम किया है। 1.4 टाइम्स था लास्ट ईयर में, जो थोड़ा इंक्रीज होकर लगभग 2 टाइम्स हुआ है। मुझे लगता है 3 टाइम्स तक कंपनी इजीली यहाँ पर रीच कर सकती है, जो उनका 2030 तक का टारगेट भी है। तो लेवरेज इंक्रीज होने से भी आगे जाके उनका जो ROE है वो भी आगे जाके ग्रो होगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि कंपनी का करंटली क्या ROA और ROE है, और फ्यूचर में क्या उनका ROE या ROA हो सकता है। तो रिटर्न ऑन असेट यानी ROE, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो लोन बुक यहाँ पर डिस्बर्स की है या जो लोन्स उन्होंने यहाँ पर दिए हैं
उसके सामने उनको क्या रिटर्न्स मिलते हैं, उसको रिटर्न ऑन असेट कहा जाता है। और इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट रेशो है व्हिच इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी के टोटल इक्विटी के सामने कंपनी को कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। कोई कोई केस में क्या होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम होती है बिकॉज जो इक्विटी का बेस है वो बहुत बढ़ जाता है, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी ने कंटिन्यूसली यहाँ पर डाइल्यूशन किया है या एडिशनल एक्सटर्नल फंडिंग यहाँ पर लिया है, इसकी वजह से आरओई कम दिख सकता है। इन केस ऑफ एचजी फिनसर्व आरओई लगभग करंटली 10% का है बिकॉज उन्होंने ज़्यादा लेवरेज नहीं लिया है। जैसे जैसे वो लेवरेज बढ़ाएंगे उसके बाद में यदि आप देखो तो आरओई काफ़ी यहाँ पर बेटर हो सकता है। लगभग 15 to 18% का जो आरओई है वो कंपनी एक्चुअली पोस्ट कर सकती है आने वाले कुछ समय में। और यही कंपनी का 2030 तक का टारगेट है कि जो आरओई है जो करंटली 10% का है वो इंक्रीज करके 15% तक लेके जाना है। मुझे लगता है 15 भी थोड़ा कंजर्वेटिव है। 17 to 18% का जो आरओई है वो यहाँ पर पॉसिबल है इन केस ऑफ एचजी फिनसर्व, बिकॉज आरओई यदि आप देखोगे तो वो अगेन 2-3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ग्रॉस लेवल के या नेट लेवल के एनपीएस कितने हैं, क्रेडिट कॉस्ट कितनी है आपकी, और आपका कॉस्ट टू इनकम रेशो कितना है, ये आपके अलग अलग एक्सपेंशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये केस में यदि आप देखोगे तो मेजरली जो दो पार्ट्स होते हैं या दो एक्सपेंसेस के बकेट्स होते हैं वो एचजी फिनसर्व के केस में है ही नहीं। उनका एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है बिकॉज ये टेक कंपनी है, और इसके अलावा ये केस में उन्होंने एनपीएस भी बहुत कंट्रोल रखे हैं। इसी वजह से भी आप देखो तो उनके जो फाइनली जो प्रॉफिट आएगा, बिकॉज व्हेन वी कैलकुलेट द आरओई वी एक्चुअली नीड टू नो कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपकी क्रेडिट कॉस्ट कितनी है, या आपके एनपीएस कितने हैं। तो ये केस में मुझे लगता है कि आगे जाके जो आरओई है वो इम्प्रूव होना चाहिए कंपेयर टू व्हाट दे हैव गाइडेड एज 15% टिल 2030। अभी हम देख लेते हैं कंपनी का आगे जाके क्या एक्सपेंशन का प्लान है या कौन से नए डिविजन्स में वो एंटर कर सकते हैं। तो उन्होंने यदि आप देखो तो प्रेजेंटेशन में ये मेंशन किया है कि दे कैन एंटर इनटू एआरसी यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती है, या दे वांटेड टू आल्सो फॉर्म एन एआईएफ। इसके अलावा आप देखो तो इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो है उसमें भी वो एंटर कर सकते हैं, या फिनटेक रिलेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी ये कंपनी आगे जाके प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था कॉन कॉल में, बिकॉज इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि इमीडिएटली यहाँ पर आगे जाके ये जो नए वेंचर्स है इसमें कंपनी एंटर करने वाली है, एंड एट द सेम टाइम करंटली जो कंपनी वो ग्रोथ फेज में है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे शुड फोकस ओनली ऑन देयर करंट बिजनेस विच इज रिलेटेड टू सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, एंड इन दैट केस देन व्हाई दिस कंपनी इज अलोकेटिंग मोर कैपिटल टू न्यू 4 वेंचर्स। तो इसके रिलेटेड मैनेजमेंट का ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन था कि करंटली ये जो चारों अलग अलग एंटिटीज है जो सब्सिडरी उन्होंने क्रिएट की है, फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू इन्वेस्ट इवन $1 इन दीज सब्सिडरीज। करंट जो बेसिकली स्टेटस है चारों सब्सिडरी का दैट इज एट द ड्रॉइंग बोर्ड। यहाँ पर इमीडिएट जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करने वाला है। उनका फर्स्ट टारगेट है टू रीच अप टू 6,000 crores ऑफ AUM बाय 2027, और उसके बाद में ही दे विल डिस्कस अबाउट कि ये चारों एंटिटीज जो है या सब्सिडीज जो है या जो नए बिजनेसेस है उसके रिलेटेड दे विल टेक द कॉल ओनली आफ्टर रीचिंग 6,000 crores ऑफ AUM, जैसे कि उन्होंने ये कॉन कॉल में बताया था। तो यदि आप एचजी फिनसर्व के वैल्यूएशंस देखोगे यहाँ पर उनका जो मार्केट कैप है वो लगभग 1800 to 1900 crores के आसपास है, एटलीस्ट मैंने जब ये वीडियो शूट किया है। इसके कंपैरिजन में यदि आप उनका इक्विटी का टोटल बेस देखोगे तो वो 1100 crores का है। लगभग 338 crores के बेसिकली वारंट्स एडिशनल आना बाकी है विच विल कम बिफोर अप्रैल। एक्चुअली मैनेजमेंट ने तो बताया था कि बिफोर मार्च ही आ जाएगा ताकि उनका जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। और इसके अलावा लगभग मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो Q4 होगा, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026, यहाँ से लगभग आप देखो तो 35 crores के जो प्रॉफिट्स है वो आ सकते हैं। तो यदि आप टोटल करोगे 1100 प्लस 338 प्लस 35 तो आपको जो नंबर मिलेगा वो लगभग 450 to 470 crores का मिलेगा, यानी रफली उनका जो टोटल इक्विटी का बेस हो जाएगा वो 1500 crores का हो जाएगा। उसके सामने ये कंपनी हमें 1800 या 1900 या इवन 2000 crores की मिल रही है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिकली यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 1.2 to 1.3 टाइम्स है, विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड इफ दिस कंपनी एक्चुअली मेंटेन्स देयर एनपीए एट जीरो लेवल, मे बी एट 6,000-7,000 crores ऑफ AUM, तो मुझे लगता है ये कंपनी को एटलीस्ट 2 times या 2.5 times प्राइस टू बुक मिल सकता है। एंड मुझे लगता है इसीलिए ये वैल्यूएशन जो है वो काफी लुक्रेटिव है। ये कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हमने एचजी फिनसर्व में हमारा जो इमर्जिंग टाइटन्स का पोर्टफोलियो है, जो एक मेन बोर्ड कंपनीज का पोर्टफोलियो है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उसमें इन्वेस्ट किया है। एंड हमारा जो होराइजन है एचजी फिनसर्व को लेके वो एटलीस्ट नेक्स्ट 3 years का है, ना कि नेक्स्ट 3 months का है। तो मुझे लगता है कि एचजी फिनसर्व का काफी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और आगे जाके
कुछ री रेटिंग भी आ सकती है बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन। तो ऐसे ही अलग अलग जो कंपनीज है उसको हम अर्ली ग्रोथ स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं हमारे इमर्जिंग टाइटन्स एंड टाइनी टाइटन्स के सर्विस में। इमर्जिंग टाइटन्स में करंटली हमने लगभग 29 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। आपको इमर्जिंग टाइटन्स में सारे कंपनीज के एंट्री एग्जिट मिल जाएंगे, टोटल अलोकेशन मिल जाएगा एंड वी आर द सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो यहाँ पर सारे जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। टाइनी टाइटन्स में लगभग हमने अब तक 12 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है एंड आवर प्लान इज टू क्रिएट द पोर्टफोलियो ऑफ अबाउट 20 to 22 कंपनीज। तो आगे जाके हम एडिशनली 8 to 10 जो कंपनीज है उनको ये जो टाइनी टाइटन्स का पोर्टफोलियो है, जो एक्सक्लूसिव एसएमई का पोर्टफोलियो है, इसमें ऐड करेंगे। और मुझे लगता है कि एसएमई के केस में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे करंटली बहुत सारी अलग अलग कंपनीज मिल रही है, बिकॉज स्पेसिफिकली एसएमई स्टॉक्स में बहुत मैसिव करेक्शन हुआ है। जो बबल था एक्चुअली वो बस्ट हुआ है एंड बहुत अच्छे क्वालिटी के जो बिजनेस है दे आर अवेलेबल एट वेरी वेरी गुड प्राइजेस। तो यदि आपने अब तक इमर्जिंग या टाइनी टाइटन्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। तो ऐसे अलग अलग वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिखिए। स्प्रिंट ये वैल्यू एडुकेटर का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है। तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे बाकी जो वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे आप जरूर देख सकते हो और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट जो है वो मिल जाएंगे।